हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डायमेंशन को आज पढ़ेंगे। एच.सी. वर्मा के अलाइंड है, तो आप इसको, मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था इसको पढ़ के आने के लिए। चलिए, तो डायमेंशन के बारे में आज सीखेंगे। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, मान लीजिए कि लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ का कोई एक यूनिट चाहिए। लेकिन अगर मैं एरिया बोलता हूं तो इंट्यूटिवली आपको मन में ऐसा लगता है कि एरिया तो लेंथ इनटू लेंथ ही है। इसी प्रकार का बात डायमेंशन फाइंड करने में भी होता है कि जो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, या किसी भी दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ डिवीजन हो जाएगा। जैसे कि डेंसिटी निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम लेंथ क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोलता हूं 120 का, तो कितना होता है? प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इज 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। प्राइम फैक्टर्स ऐसे ही निकालते हैं कि प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 1 टाइम और 1 टाइम। 2 जो है 3 टाइम हो रहा है, 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, और 5 1 टाइम रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कि फोर्स लेते हैं, फोर्स फॉर्मूला हो सकता है आप ना जानते हो, तो हम लोग डेंसिटी लेंगे। बुक में फोर्स लिया हुआ है, तो वह भी आप पढ़ सकते हैं, वह आपके लिए एक नया एक्सरसाइज हो जाएगा। हम लोग डेंसिटी लेंगे, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मास तो पहचानने में आ रहा है कि यह एक बेस क्वांटिटी है, यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम यह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे? जैसे यहां पर 3 1 टाइम आया तो ठीक है, लेकिन 8 जो है, पता है कि 8 कोई नया नंबर नहीं है, नया प्राइम नंबर नहीं है, नया बेस क्वांटिटी नहीं है इसके वॉल्यूम के टर्म में, बल्कि 2 को 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है, इसका एक्सपोनेंट 3 है। वैसे ही वॉल्यूम जो है, देखने से तो लग रहा है कि अरे या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम में तो नहीं आया, मतलब कि यह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसी को हम लिख सकते हैं कि मास बाय लेंथ क्यूब लिख सकते हैं। अब क्या हो गया फायदा कि मास इज ए बेस क्वांटिटी एंड लेंथ इज ऑल्सो ए बेस क्वांटिटी। और जो डेफिनेशन है डायमेंशन का, वह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंप्लीटली बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकें, तो बेस क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, उसको हम डायमेंशन बोलेंगे इन दैट बेस क्वांटिटी। अभी सब कुछ और भी क्लियर होगा। तो डेंसिटी, इसको मैं डेंसिटी कंप्लीटली भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा समय बच जाता है मेरा। डेंसिटी रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, RHO, रो पढ़ते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, यहां पर पावर देखना है, तो मास टू द पावर 1 इंटू लेंथ टू द पावर, ये डिनोमिनेटर में तो -3 हो जाएगा। अब इजिली हम लोग बोल सकते हैं
कि डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ। क्लियर है? अब हर बार मास अगर लिखना हो, इतना लंबा लिखना हो, तो समय ज्यादा लगता है। तो आपके बुक में एग्जैक्टली दिया हुआ है कि कन्वीनियंस के लिए फिर इसका क्यों ना एक सिंबल बना लिया जाए, मास का एक सिंबल बना लिया जाए, लेंथ का एक सिंबल बना लिया जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यह भी कंफ्यूज होंगे कि मास का सिंबल केजी, मास का सिंबल केजी नहीं है, मास का यूनिट केजी है, यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम का सिंबल केजी है। क्लियर है? लेकिन मास का सिंबल केजी नहीं है, मास का यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम का सिंबल केजी है। लेंथ, लेंथ का सिंबल मीटर नहीं है, लेंथ का यूनिट मीटर है। मीटर को रिप्रेजेंट हम लोग, सिंबल हम लोग मीटर का एम लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसी जगह पर एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कि यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू, यूनिट अगर निकालना हो इसका तो हम लोग यूनिट लिखेंगे बेस क्वांटिटी का। तो क्या लिखेंगे? मास का यूनिट क्या है? द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, केजी। किलोग्राम पूरा लिखने में समय लगेगा, इसलिए किलोग्राम का यूनिट का एक सिंबल होता है केजी। क्लियर है? लेंथ का भी यूनिट कितना होगा? लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो लिख देंगे उसके सिंबल से, मीटर टू द पावर -3। इसी को लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। बात बराबर है? तो अगर यूनिट फाइंड करने बोलता तो हम लोग ऐसे फाइंड करते। अगर डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब कि उसको मास, लेंथ, इस सब से मतलब नहीं है, बल्कि मास के एक्सपोनेंट से मतलब है। अगर मैं सिंपली 13 लिख दूंगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये मास का पावर है कि टाइम का पावर है कि लेंथ का पावर है? तो मतलब कि मुझे दोनों ही चीज लिखना पड़ेगा। इंटरेस्टेड तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके डायमेंशन में हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ डायमेंशन लिख दूं तो पता कैसे चलेगा कि ये किसका पावर है? 1, लेंथ का पावर हो सकता है 1 हो जाए, कंफ्यूजन होगा। तो मुझे यह भी लिखना पड़ेगा कि मास का एक्सपोनेंट 1 है। इतना बड़ा मास नहीं लिखना चाहता हूं मैं, मास का एक कन्वीनियंस के लिए एक सिंबल होना चाहिए। क्लियर है? तो मास के लिए जो या इसका एक मैं लिस्ट ही आपको लिख देता हूं कि किसी भी बेस क्वांटिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट क्या एक सिंगल कैपिटल लेटर से करते हैं, टी, और इसका यूनिट में सेकेंड होता है, एस होता है। तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, थोड़ा क्लियर रहिए इसमें। लेंथ को एल से, मास को एम से, टी का टाइम, एल का लेंथ, एम का मास। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका जो यूनिट का सिंबल है वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी। इनके लिए हम लोग नया मतलब इनके लिए जो यूनिट का सिंबल है लास्ट 3 के लिए, वही इस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, बुक ने भी ऐसा किया है कि फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल और यूनिट का सिंबल को लास्ट 3 में सेम रखा है। तो शायद यही कारण है कि लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी इस चीज में होते हैं। चलिए ठीक है, तो यह आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप
नोट्स अपने लिए बनाइए, लेकिन बुक को रीड कीजिए। फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने का विषय है। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1 डायमेंशन इन मास, लिख देते हैं। मास का 1 डायमेंशन, लेंथ का -3 डायमेंशन, लेंथ को L से डिनोट करेंगे, -3 डायमेंशन, और तो कहीं कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज m1L-3। अब यहां पर एक और मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। जब कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया का हो, कोई भी चीज जो कि आप मेजर करते हैं, उसमें बेस क्वांटिटी सारा ही होता है, लेकिन उसका डायमेंशन हो सकता है 0 हो या नॉन 0 हो। आपके कन्वीनियंस के लिए नॉन 0 डायमेंशन वाले बेस क्वांटिटी को लिखते हैं, और जो 0 डायमेंशन वाला बेस क्वांटिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे दिल से पूछा जाए कि इसको तुम कैसे लिखना चाहते हो, या फिर इक्वेशन सॉल्व करने में भी आपको यह बात समझना चाहिए कि यहां पर हमेशा 7 के सातों बेस क्वांटिटी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, उनका डायमेंशन 0 होता है। 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ, एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, 0 डायमेंशन इन इलेक्ट्रिक करंट, 0 डायमेंशन इन thermodynamic temperature, 0 डायमेंशन इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड 0 डायमेंशन इन लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD। मतलब यह मुझे अगर सही से लिखना हो ना, कन्वीनियंट फॉर्म में नहीं लिखना हो, तो मैं सातों को लिखूंगा, तो कैसा दिखेगा ये? समझ में आ रहा है कि जहां पर नॉन 0 डायमेंशन है तो उसका एक्सपोनेंट में मुझे दिख रहा है, और जो चीज यहां पर कन्वीनियंस के कारण मैंने नहीं लिखा है, एक्चुअली ये एक्चुअल स्वरूप जो है ना, एक्चुअल जो ये दिखता है डायमेंशन, हमेशा ऐसा दिखता है हर एक क्वांटिटी के लिए। दुनिया का कोई भी क्वांटिटी हो, यहां तक कि मुझे अगर सिर्फ टाइम का डायमेंशन पूछा जाएगा कि फॉर द फिजिकल क्वांटिटी टाइम राइट इट्स डायमेंशन इन डिटेल फॉर्मेट, क्या बोलते हैं विस्तार रूप को, इन लॉन्ग फॉर्म, इन कंप्लीट फॉर्म, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? t का पावर 1, l का पावर 0, m का पावर 0, i का पावर 0, k का पावर 0, m का पावर 0 और cd का पावर 0। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, अच्छा यह किस तरीके से काम करता है। चलिए ठीक है, RHS साइड में तो अब यह छोटा हो गया सिंबल के कारण, लेकिन LHS का साइड देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इस डायमेंशन ऑफ के लिए भी एक सिंबल बनाया गया कि हर बार मुझे लिखना ना पड़े डायमेंशन ऑफ। जैसे कि यूनिट ऑफ डेंसिटी, इसमें यूनिट ऑफ के लिए सिंबल कुछ नहीं बनाया गया है। जब भी आपको पूछा जाएगा ये लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन डायमेंशन के लिए चूंकि यह ज्यादा एनालिसिस में काम आता है, तो इसके लिए एक सिंबल ही बना लिया। डायमेंशन ऑफ इस वर्ड के लिए एक सिंबल बना लिया। इसको पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ। वह क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, मैं डेंसिटी भी लिख सकता हूं, रो भी लिख सकता हूं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया ना, तो इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज 0 इन टाइम, -3 इन लेंथ, 1 इन मास, 0 इन करंट, 1 इन केल्विन, 0 इन केल्विन, 0 इन मोल, 0 इन कैंडला। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब कभी भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इस प्रकार से
लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और क्लैरिटी मुझे देने का मन है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखें तो वहां पर इस साइड को भी ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। मतलब कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी में जो सिंबल है, इस साइड भी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज डायमेंशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ऐसा करके। ऐसा क्यों करते हैं? एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया गया है? क्यों किया है? आपके एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है, दोनों साइड को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग कहीं अलजेब्रा का तो नहीं बात कर रहे हैं, m टू द पावर 1 और t टू द पावर 0 कहीं 1 हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको यह याद रहे कि हम लोग डायमेंशन में काम कर रहे हैं, इधर उधर मत भटको। इसीलिए दोनों साइड इस रिमाइंडर को लिखा जाता है। हाँ, अब आपको पता चलेगा। अब क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज डायमेंशन ऑफ दिस इंटायर क्वांटिटी। एचसी वर्मा में आरएचएस साइड को इससे घेरते नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है जो कि एनसीईआरटी करता है। क्या करता है? और आपके एग्जाम में भी यही किया जाता है कि आरएचएस को भी ब्रैकेट में रखना है। कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये मोल कहीं यूनिट का बात हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये डायमेंशन का बात हो रहा है। अगर यूनिट का बात होगा तो हम लोग यहां पर मोल लिखेंगे, लेकिन अगर डायमेंशन का बात होगा तो हम लोग इस वर्ड से इंटरेस्टेड है ही नहीं, हम लोग इसके पावर से इंटरेस्टेड हैं। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति बोले कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा लेंथ बाय टाइम, LT - 1। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि इसका डायमेंशन LT - 1 है, गलत। डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ पावर होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपोनेंट ही बोलना है। L का पावर 1, टाइम का पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। क्लियर है? लेकिन इस इंटायर एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? ml - 3 मुझे बोलना है, मान लीजिए LT माइनस बोलना है, तो हम कैसे उसको बोलेंगे? अगर वह डायमेंशन नहीं है तो वह क्या है? इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ml - 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन उसका सिर्फ और सिर्फ पावर है। m और l जो है वह बेस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। लिखना चाहिए पूरा मास, पूरा लेंथ LENGTH, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, इसलिए कन्वीनियंस के लिए इसका एक सिंबल बना लिया। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, अगेन क्लैरिफिकेशन सेक्शन में चाहता हूं अलग से लेने के लिए। देखिए, अगर मैं मतलब दो वर्ड है जिसको कि आपको समझना जरूरी है। बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन आप चूंकि सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको मैं शुरू से ही आगाज कर दूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डेंसिटी हियर, एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दोनों में क्या सटल डिफरेंस है? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी अगर बोला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे m ब्रैकेट के अंदर में ml - 3 ब्रैकेट के अंदर में। लेकिन ये वर्ड लिखना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, यह आपको क्लियरली वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सभी चीजों को मैं वर्ड्स में ना लिखूं, LHS = RHS लिखना चाहता हूं,
तो इसको चूंकि आप इक्वेट कर रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी को आप इक्वेट कर रहे हैं, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर आप इस तरह का सिंबल देख लें कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ml-3 विच इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इस इक्विवेलेंस को LHS इज इक्वल टू RHS अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? NCERT में यह चीज आपको क्लियरली दिया हुआ है, समय हो तो उसको पढ़िए, ना समय हो तो इतना सा भी गया ना तो आप समझ जाएंगे। वैसे एग्जाम में इन शब्दों के बारीक अंतर को नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको डायमेंशन निकालने के लिए। हम लोग क्वेश्चन भी अभी करेंगे। चलिए, लेकिन मैं जिस तरह का स्टूडेंट रहा हूं और आज मैं टीचर भी हूं, मैं मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ऑफ द ट्रैक जाएंगे तो मैं क्वेश्चंस पूछता था। खैर मुझे सप्रेस कर दिया जाता था, लेकिन सेल्फ स्टडी करके और आजकल तो चैट जीपीटी भी थोड़ा एक मददगार है। दूसरा है कि अगर आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको और भी आइडिया पता चलेगा। मुझे समय ज़्यादा मिला, आपको 1 साल में 2 साल में सब कुछ सीखना है, मुझे ज़्यादा समय है, तो इसीलिए तो आप हमारे पास आए हैं। नहीं तो बुक पढ़ के तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा और बहुत सारा कंफ्यूजन इनिशियली होगा। इतना मैं किस लिए बोल रहा हूं? क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला वर्ड और डायमेंशनल इक्वेशन वर्ड को क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? इसके लिए अगर ना कर पा रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। आप NCERT के फर्स्ट चैप्टर में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, और HC वर्मा में भी दिया हुआ है, लेकिन यह वर्ड का क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। HC वर्मा बुक, अगर एक बुक मुझे पिक करने के लिए बोला जाए तो मैं HC वर्मा बुक ही पिक करूंगा। लेकिन अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अगर कहीं और भी पढ़ते हो, आपके टीचर से भी अनुरोध है मुझे कि HC वर्मा के साथ में NCERT को भी जरूर पढ़ें। बहुत सारा ऐसा बारीक चीज उसमें दिया हुआ है, बहुत सारा। एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन उसने जो बीच बीच में जो बीन्स दिया हुआ है ना, दाना चुगने के लिए, मतलब क्या मैं बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग पहले से यूनिट एंड डायमेंशन या फिर 11th के चैप्टर्स को पढ़े हुए हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along 2 orthogonal axis, x एक्सिस y एक्सिस, तो सेम होता है। लेकिन अगर मैं ट्रू सेंस में पूछना चाहूं कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, क्या यह ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर होता है? अगर यह चीज ना समझ में आए तो मेरा यह कहना है कि अगर 2 यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग में कंपोनेंट निकालना है, आपको रिजोल्यूशन निकालना है, दोनों चीज करना है, अगर वह ऑब्लिक एंगल पर हो तो क्या अभी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बराबर है? यह क्वेश्चन आपके NCERT के एक एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है कि वेक्टर इज रिजॉल्व्ड लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स B, जाकर के उसको देखिए। और मैं तो खैर वेक्टर चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन बड़ा ही बारीक अंतर है। खैर एग्जाम में ये चीज आपको नहीं आएगा, तो मैं ऐसे चीजों को आपको सचेत कर दूंगा। तो आपको NCERT भी पढ़ना चाहिए समटाइम्स, लेकिन अगर आपके पास समय कम हो, कम से कम HC वर्मा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे वीडियो को आप आइए देखिए, ना देखिए, HC वर्मा को एटलीस्ट पढ़िए।
उसके क्वेश्चंस को कीजिए। ना हो सके, आजकल तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ऑनलाइन के, बहुत सारे यूट्यूब के फ्री चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आप थोड़ा गहराई से देख सकेंगे। और आजकल तो चैट जीपीटी भी फोटो खींचते ही बना देता है क्वेश्चन को। आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन बना दे रहा है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। इंट्यूशन के लिए अगर आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रहा हो तो हमारा यह प्रयास है कि फिजिक्स आपको समझने लायक भाषा में बताया जाए। चलिए ठीक है, बहुत सारे बातें हुई। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं मालूम है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, डिपेंडेंस नहीं मालूम है। तो अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से लेंगे कि अगर इफ फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला इज गिवन, देन अगर फॉर्मूला उसका डिपेंडेंस दिया हुआ है, एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वहां से यूनिट कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, वैसे यह एक जेनरिक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एनर्जी का इक्विवेलेंस आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यह रिलेशन मान लीजिए कि ट्रू है, मान लीजिए कि यह रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से आप यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट क्या है इसका और डायमेंशन क्या है इसका। किसका डायमेंशन? एनर्जी का डायमेंशन। ई क्या है? एनर्जी है। ठीक है, यहां लिख देता हूं एनर्जी। सबसे पहले हम लोग, वैसे आपके बुक में यूनिट के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझिए, जानना जरूरी है। तो यूनिट के लिए मैंने बोला था आपको कि कोई भी स्पेशल सिंबल ऐसा नहीं बनाया हो। यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ हाफ mv² क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक। यूनिट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, यूनिटलेस है, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? जो नापते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम को किस सिंबल से लिखते हैं? केजी। के कैपिटल होता है और जी स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी, या फिर यहां पर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। v क्या है? स्पीड है। वेलोसिटी का भी यूनिट सेम ही होता है, सेम एज स्पीड, लेकिन चूंकि यह आगे के चैप्टर में दिया हुआ है, यह वेलोसिटी नहीं है, यह स्पीड है। ओके, तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मतलब मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। लेकिन समझिए कि यह कैसे आ रहा है। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज यूनिट ऑफ लेंथ बाय टाइम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। उसका स्क्वायर बोल रहा है तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर
सेकेंड टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन ऑफ इस वर्ड को शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं, उधर में लिख दूं? नहीं, ठीक ही है, क्लियर है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यहां पर कंप्लीट वर्ड एनर्जी होना चाहिए था, लेकिन आपके बुक में ही इसका सिंबल दिया हुआ है ई, तो मैंने भी उसको लिख लिया, लिखने में आसान हुआ। लिखना चाहिए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ mv²। देखिए प्रोसीड कैसे करते हैं, समझिए ऐसे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ हाफ mv²। अब यह तो कांस्टेंट है, यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कुछ नहीं लिखेंगे। मास एक बेस क्वांटिटी इटसेल्फ है। बेस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या सिंबल हमने डिसाइड किया है कि कैपिटल लेटर एक लिखेंगे और मास MASS लिखा जाता है तो इनिशियल लेटर को कैपिटलाइज कर देंगे। चलिए, मास एक ही बार आया है तो टू द पावर 1, मतलब डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज 1 इन मास। अच्छा, यहां पर क्या है? वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। अब लेंथ जो है वह एक बेस क्वांटिटी है और टाइम जो है वह एक बेस क्वांटिटी है। तो इसको अलग अलग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिए, इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके सिंबल में लिख लेंगे m टू द पावर 1। लेंथ का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल L से हो जाएगा, क्योंकि लेंथ लिखते हैं LENGTH, तो L को उठा लिया, L स्क्वायर, और टाइम नीचे में है, टाइम का भी T उठा लिया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो डिवाइडेड बाय T²। डिवाइडेड बाय T² को T टू द पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम एंड रेस्ट। देखिए यहां पर 3 बेस क्वांटिटी आ गया है, और कितना बेस क्वांटिटी बचा होगा? 4 बेस क्वांटिटी और बचा होगा। 0 डायमेंशन इन रेस्ट ऑफ द 4 बेस क्वांटिटीज। नाम उसका क्या है? नाम होगा करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। याद कैसे रखते हैं? स्टोरी मैंने बताया है, स्टोरी आपको याद रखने का स्टोरी मैंने बताया हुआ है, आप फर्स्ट क्लास को जाकर के देखिए। मुझे ऐसा नहीं है कि 7 में 7 याद है, वो एक स्टोरी पढ़ा हुआ है मेरे दिमाग में। क्लास 1 को जाकर के देखिए, यह क्लास 2 है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास जाकर के देखिए, कहानी बताया हुआ मैंने आपको। और वैसे ही मैं आजकल भी रिकॉल करता हूं, मुझे बहुत कम चीज याद रहता है। ठीक है, मैं आपसे अगर आज मिलूंगा तो कल आपको रिकॉग्नाइज मैं नहीं कर सकूंगा, 2 दिन मिलने के बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूं। बहुत बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो मुझे बहुत कम याद रहता है। लेकिन इधर का फॉर्मूला वगैरह मुझे कैसे याद रहता है? हर एक चीज एक दूसरे के लॉजिक से जुड़ा हुआ है मेरा। चलिए ठीक है, तो आपको वह स्टोरी जाकर के देखना चाहिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे। 20 साल बाद भी जीवन में जरूरत हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और भी धीरे धीरे आप सारा कुछ समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड HC वर्मा के बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 और सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 2 क्वेश्चन
सॉल्व्ड एग्जाम्पल से दिया हुआ है। इन सारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो टाइप है, कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दे दिया है, डिपेंडेंस, करेक्ट डिपेंडेंस आपको दे दिया है, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। आपको उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करके यूनिट एंड डायमेंशन दोनों लिखना है। देखिए यहां पर आपको सिर्फ डायमेंशन पूछा गया है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, जेन्युइनली कमिटेड हो, तो आप ट्राई कीजिए इसके यूनिट को भी निकालने का, और आप कमेंट में या फिर मैं आपको और भी डिजिटल चैनल दूंगा इंटरेक्ट करने का, आप उसको सबमिट कर सकते हैं, फोटो आप सबमिट कर सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप रखेंगे, तो वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं। यूनिट भी निकालिए आप लोग जो निकल सके। वैसे डायमेंशन के लिए तो सॉल्व एग्जाम्पल है 1 and 2, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप अच्छे से यह करते हैं और आपको और भी एक्सरसाइज चाहिए आज के क्लास को अच्छे से समझने के लिए, तो आप लिख लीजिए। एचसी वर्मा का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको करना है, यूनिट एज वेल एज डायमेंशन निकालिएगा, और इसके एक्सरसाइज से 1 से लेके 6 तक सारा ही क्वेश्चन करना है। इसमें मैं स्पेशली आपका फोकस चाहता हूं कि यह क्वेश्चन नंबर 2 जो आप कीजिएगा, यहां पर थोड़ा आप, अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन दोनों निकालिएगा, चलिए एक तो मैं बता देता हूं, तो आपको यह चीज ध्यान देना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों अगर आप निकालिएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वहां पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ होगा, 2π/t होता है, θ1 - θ2 तो दिया हुआ है। तो यहां से आपको आता है, यह टाइम इनवर्स आता है, और यह भी टाइम इनवर्स आता है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जो बात मैं चाहता हूं आपको ऑब्जर्व करने के लिए, कि यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला दिया हुआ है θ2 - θ1, तो वहां से आप लिख सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कैसे निकालूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता भी नहीं चलने का जरूरत है, आप फॉर्मूला को देखिए। वैसे इसमें नेम भी दिया हुआ होगा, हाँ लिखा हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, हाँ एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट इसका अगर आप निकालिएगा सेम फॉर्मूला से, तो यह आपको आएगा रेडियन पर सेकेंड, और इसमें आएगा सिंपली फ्रीक्वेंसी का आएगा सिंपली पर सेकेंड। तो साफ डिफरेंस देखने के लिए पता चलता है। यहां से एक चीज और भी आपका रिवीजन होता है कि ए क्वांटिटी एंगल, प्लेन एंगल may have unit but has no dimension, ठीक है। तो एक तो यह भी क्लियर होता है। चलिए, तो 1 से 6 तक आप कर सकते हैं। आज का क्लास लगभग आप यह सब क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, है ना, बस सब एक ही पर बेस्ड है, तो इसमें क्या बताना है आपको। चलिए, हम लोग बैच वाइज डिजिटल चैनल रखेंगे, जिससे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जेन्युइनली क्या चाहता हूं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे से जुड़ रहे हैं, एक तो मैं क्लासरूम के डीपीपी और इससे आपको जोड़ना नहीं चाहता हूं, आपको रहना हमारे साथ, रहिए ना रहिए, बुक मैं स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ाऊंगा। आप कभी भी छोड़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अब आधे रास्ते में मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। आप अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप आएंगे और मैं सोचूंगा कि मैंने ठीक ठाक मेथड है मेरा पढ़ाने का, और अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप चले जाएंगे और मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और भी इंप्रूव करूंगा। तो यह मेरा ओपन पॉलिसी रहेगा कि आपको ऐसा कोई बंधन नहीं डालना चाहता हूं मैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में मतलब अगर नहीं सीखते हैं तो उनका यह कहना होता है कि उनका ध्यान नहीं लगा,
उनको वीडियोस में ये नहीं हुआ उतना जैसा फिजिकल में इंटरेक्शन होता है। देखिए यह चीज सही है कि जो फिजिकल इंटरेक्शन है तो वह अलग चीज है और डिजिटल में थोड़ा सा आपको जुड़ाव कम होता है, लेकिन इसी कारण से तो डिजिटल थोड़ा सस्ता है। तो हम लोग इस खाई को पाटने का काम करेंगे, थोड़ा बहुत, एक कदम हम चलेंगे, एक कदम आपको भी चलना होगा। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप या और भी देखेंगे, और भी स्मार्ट तरीका क्या होगा। तो उससे मैं क्या चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए फिक्स बैच हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सिंगल बैच। मेरा जो मानना है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 50 इज ऑलरेडी इनफ। मैं तो चाहूंगा कि 30 स्टूडेंट्स का बैच हो, लेकिन अब किस तरह से प्राइसिंग है, क्या है, कैसे क्या मैनेज हो पाएगा मुझे नहीं पता एट दिस स्टेज। लेकिन मोर देन 50 मुझे लगता है कि फिर स्टूडेंट्स पे हम लोग ध्यान नहीं दे सकेंगे। मैं क्या चाहता हूं, आप यह क्वेश्चन सिर्फ कीजिए नहीं, मुझे इसका फोटो चाहिए। आपने अगर किया है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे से इंटरेक्ट कीजिए देन एंड देयर। चलिए ठीक है, इसको और भी हम लोग रोबस्ट बनाएंगे, विश्वास रखिए। मैं आपको अच्छे से फिजिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। मैं चलिए आज का क्लास तो लगभग मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेक्शन भी ले सकता था, थोड़ा बहुत बात हो जाए तो समझिए कि और भी डिजिटल चैनल पे और भी यूट्यूब पे आपको दूसरे जगह पर भी फिजिक्स सिखाया जाता होगा। मैंने भी शुरू किया, लेकिन मैं किस तरह का पर्सन हूं कि मुझे क्लैरिटी ज्यादा चाहिए। तो आपको पढ़ाने से पहले मैंने एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स किया होगा। एचसी वर्मा बुक को भी 2 टाइम्स किया है मैंने, और जो आईआईटी मेन और आईआईटी एडवांस का क्वेश्चंस है उसको भी कंप्लीट 50 इयर्स का अरिहंत का जो बुक आता है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा खरीदने के लिए, लेकिन अभी नहीं। एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा, जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, तब प्रीवियस चैप्टर का पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। अदरवाइज क्या है कि हमारा काम ही रुक जाएगा, भास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बुक मैं चाहूंगा कि आप भी, अरिहंत का लास्ट 49 इयर्स करके मिल रहा है, आप वह बुक खरीदेंगे। तो आपको पढ़ाने से पहले मैंने पूरा ही बुक, एक एक क्वेश्चन, मैं ऊपर ऊपर से करने वाला इंसान नहीं हूं कि 100 क्वेश्चन है तो 20-25 कर लिया, आपके लिए मैं वो छांट दूंगा। लेकिन जब मैं करता हूं ना तो 100 में 100 क्वेश्चन करता हूं। कुछ सीखने मिला और कुछ जगह बुक में भी फॉल्ट मिला। तो अगर आप मेरे बुक को देखिएगा तो बहुत जगह बुक में भी काटा हुआ है और बहुत जगह बुक से भी मैंने सीखा है, उसका नोट्स भी रखा है। तो इतना ही नहीं, मैंने तो बोर्ड एग्जामिनेशन के भी, सीबीएसई बोर्ड, और चूंकि मैं बिहार से हूं तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, वो जो पीवाईक्यू आता है लास्ट 20 इयर्स करके, 15 इयर्स 20 इयर्स, वो भी किया। नीट का भी जिस समय मैं कर रहा था तो 37 इयर्स तक का अरिहंत का पीवाईक्यू आता था नीट का, मतलब एक साल पहले, उसको भी सारा किया मैंने। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं तो आपको यह क्लैरिटी बिल्कुल महसूस होगा मैं जो बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, धीरे धीरे मेरे काम से आपको बिल्कुल ही पता चलेगा। चलिए, यह जो क्लास है यह एक थियरी क्लास है, लेकिन मैं आपको पीवाईक्यू के लिए भी सेपरेट क्लास रखूंगा। शॉर्ट्स भी आप लोग इधर उधर का देखते हैं, मैं शॉर्ट्स भी चैप्टर वाइज करके, एट प्रेजेंट तो यूट्यूब पर ही रहेगा, चैप्टर वाइज करके मैं शॉर्ट्स के भी ऐसे क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको देता ही रहूंगा। कहने का मतलब है
कि आपको अगर 15 दिन बाद फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट को रिवीजन करना है, इतना सारा चीज़ देखने का मन नहीं है, तो मैं उसका सेट आपको एक सर्कुलेट कर दूंगा और आपको क्वेश्चन करके मुझे शेयर करना है। मैं इस फॉर्मेट पे काम करूंगा, चाहे जितना भी रिसोर्स लगे मुझे, लेकिन मैं मतलब अच्छे से करूंगा। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो डिफरेंस है इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। चलिए, तो है तो मान लीजिए कि यूजेज ऑफ डायमेंशन भी मैं पढ़ा सकता हूं, समय थोड़ा आज बातचीत में भी थोड़ा लग गया। आप यह क्वेश्चन कीजिएगा, कुछ अभी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वैसे आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाएगा। जो एक दिक्कत था मैंने वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का बता दिया है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे सर? जरूर करेंगे, उसके लिए अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आएगा, ठीक है। और सर शॉर्ट्स क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन शॉर्ट्स क्वेश्चन जो है वह डिस्कशन का चीज है, आपस में डिस्कशन का चीज है। तो उसके लिए लाइव क्लासेस रख लेंगे संडे के दिन में, सभी लोग जुड़िएगा और शॉर्ट्स क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वह कर लेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत वह डिस्कशन का चीज है। आपको एग्जाम में भी वह फायदा करेगा, लेकिन उसके डायरेक्ट आंसर को जान लेने से आपका जो एचसी वर्मा का जो पर्पस है वह फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपको ढूंढते ढूंढते बहुत सारा चीज सीखने का मन करता है। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन जो है यूजेज ऑफ डायमेंशन और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं खत्म कर दूंगा।